ओके गाइस, होपफुली आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। What did we study about human nervous system in the last class? I was unable to learn the last part due to the poor internet connection. ओके बेटा, यू कैन डू वन थिंग, तुम्हें उसको एक दफ़ा खाली रिव्यू करना होगा क्योंकि हमने बस थोड़ा सा पढ़ा था। मैं वैसे बता देता हूँ। हमने ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ा था। तुम एक दफ़ा उसमें रिकॉर्डिंग में भी अपलोड कर दूंगा तो उसमें से रिव्यू कर लेना, हो जाएगा इजीली, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, okay, let's continue with the topic. And when we are talking about human nervous system, and when we are talking about its structural division or structural classification, the best thing that can help you is this particular diagram जो कि मैंने यहाँ पे side में बना दी है. According to this diagram, I must tell you that the human nervous system is divided into three basic components. That is the upper region, the middle region, and the lower region. And before that division of brain, it is divided into brain and spinal cord. When we talk about brain, जब हम brain की बात करते हैं तो हमारे पास जिसका डिवीजन आता है वो भाई कुछ इस तरह से है कि one is the forebrain, other one is the midbrain, and the third one is वॉइस लैगिंग कर रही है, और हो सकता है दूर से आ रही होगी, मैं थोड़ा दूर होके बैठा हुआ था। इज इट फाइन ना, मुझे बताओ। ओके ओके, इट्स फाइन एंड इट्स हाइंड ब्रेन देन। ठीक है जी, यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग बेटा। सिर्फ अभी ब्रेन का डिवीजन हमने स्टार्ट किया है। हैव यू अपलोडेड द वीकेंड लेक्चर्स? नो बेटा, आई डिडंट गॉट टाइम टू डू दैट। ओके जी, सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फोर ब्रेन के अंदर आपके पास में फर्दर और डिविजन्स आ जाती हैं। मैं उन डिविजन्स के हवाले से बात करूंगा, बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू दैट ये जो फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, ये दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दें। पहले पहले दो हिस्से कौन से हो जाएंगे? एक हिस्सा हो जाएगा इसका आउटर पार्ट, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा इसका इनर पार्ट। सही है? तो जो आउटर हिस्सा बना हुआ है इसका ब्रेन का, वो कहलाता है टेलेंसेफेलॉन, और जो इसका इनर हिस्सा बना हुआ है वो कहलाता है डायनसेफेलॉन। जो टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है, दैट इज अगेन, अच्छा पहले तो ये होता है ना कि यार फोर ब्रेन है क्या। फोर ब्रेन जो है ना, ये वाला अपर रीजन है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। दिस होल पार्ट जो कि आपके सामने डायग्राम आ गई, इस पूरे पार्ट को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, और इसके दो हेमी स्फीयर होते हैं। सही है, तो मैं उसके हवाले से थोड़ा सा मेंशन कर दूं, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। So then we have got telencephalon and diencephalon. Telencephalon, it is the outer region of cerebrum, and this one is the inner region. Now let's talk about the telencephalon first. Telencephalon के अंदर आपके पास आ जाता है तीन मेजर फंक्शंस करने के लिए। एक होता है आपके पास थिंकिंग एंड रीजनिंग, दूसरा इसका फंक्शन आ जाता है
इंटेलिजेंस, और तीसरा इसका फंक्शन आ जाता है मेकिंग memory. This is a function. These are the functions of the outer part of the cerebral cortex, and it is called telencephalon. And the functions are thinking and reasoning, intelligence, and memory. And when you're talking about diencephalon, ना तो diencephalon के अंदर क्या होता है? Diencephalon जरा समझना. Diencephalon is the inner, चलो inner part या inner region तो हमने लिख दिया था, इसको हटाओ. हम इसको डायरेक्ट क्लासिफाई करते हैं diencephalon को. diencephalon को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, सही है. अगर ये फोरब्रेन है और इसका ये इतना हिस्सा मैं बाइफरकेट कर दूं, यार ये diencephalon है, और जो पूरा बाहर का एरिया था तो वो आपके पास telencephalon था. ये अंदर का पूरा हिस्सा ये आपके पास diencephalon, ठीक है. अच्छा जी, नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द diencephalon एंड द telencephalon पार्ट, तो इसके अंदर जो आउटर पार्ट है वो telencephalon था, उसको अलग कर दिया. इनर पार्ट के फिर फर्दर डिविजन्स बनाए हमने कहा कि यार इसके अंदर एक तो एग शेप बॉडी मौजूद है जिसको थैलेमस कहा जाता है, और दूसरी आपके पास बॉडी होती है जिसको कि जो थैलेमस के अलावा जो वहाँ पे बॉडीज बनी हुई होती हैं उनको एक नाम दिया जाता है, एंड दैट नेम इज लिम्बिक सिस्टम. थैलेमस फंक्शन करता है रिले सेंटर के तौर पर. इट एक्ट एज रिले सेंटर. रिले की पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने, एक सिंगल एयर आएगा आई गेस, करेक्ट कर लेना. इट एक्ट एज रिले सेंटर which controls all the stimulus moving towards higher center. अच्छा जी, अब जरा बात को समझो भाई. आपकी लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के ऊपर टच स्टिमुलस आ रहा है. टच स्टिमुलस किस चीज का आ रहा है? ऑफ द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग. जो कपड़े आपने पहने हुए उसके टच स्टिमुलस आया. दे आर नॉट इरिटेटिंग यू. एक छोटा जो बच्चा होता है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, आप उसको एक छोटे से बच्चे को कपड़े पहनाए आपने, वो उतार के रख देगा, वो इरिटेट होगा, तो उसको आदत नहीं होती है. ऐसा ऐसा उसका ब्रेन जो है उस चीज़ के लिए डेवलप हो जाता है कि नहीं यार हाँ कपड़े पहनने ज़रूरी है और पहनने चाहिए, और पहनना शुरू कर देता है. ठीक है. अब आप हैं, आपको आदत हो चुकी है इस पर्टिकुलर एज के अंदर. जब आप कपड़े नहीं पहने होंगे और आप ऐसे उठ के कभी बाहर जाने का इरादा करें, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए फिर ज़्यादा इरिटेटिंग होगा. ठीक है. अब मैं आपको एक एग्जांपल जो देना चाह रहा हूँ, वो एग्जांपल समझिएगा. व्हेन यू आर वेयरिंग क्लोथ्स आर टचिंग ऑल अराउंड योर बॉडी, ऑल ओवर योर बॉडी, दे आर प्रोवाइडिंग यू टच स्टिमुलस, बट दैट स्टिमुलस इज नॉट इरिटेटिंग यू. But let's just suppose that there is a small bee, a housefly, a small housefly sitting on your face. एक हाउसफ्लाई आई और वो आके आपके चेहरे पे बैठ गई. उसकी तो छोटी छोटी सी जो टांगे वो टच स्टिमुलस दे रही हैं. वो जो छोटी छोटी सी टांगों से उसके टच स्टिमुलस आएगा, वो आपको इतना इरिटेट कर देगा कि आप जो है क्या होंगे, खड़े होकर उस मक्खी को मारना शुरू कर देंगे. समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या हुआ, क्या था कि यार ये थैलेमस था, सही है, इसके नीचे आपके पास ब्रेन का पार्ट आ गया, और इसके ऊपर आपके पास ब्रेन का पार्ट आ गया. अच्छा जी, जो नीचे से ब्रेन का पार्ट आ रहा है वो आपके पास पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से वो होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है ना नीचे. तो स्पाइनल कॉर्ड से, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड यू आर गेटिंग स्टिमुलाई, और वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टिमुलाई जा रहे हैं ऑल द वे टिल द थैलेमस.
वो थैलेमस में जाएंगे तो थैलेमस में जाकर वो वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फर्दर ब्रेन के सेरिब्रम के पार्ट्स में। थैलेमस रिले सेंटर, थैलेमस चाहेगा जिस चीज को, उस चीज को एग्जैचुरेट कर देगा, उस स्टिमुलस को एग्जैचुरेट कर देगा, और जिस स्टिमुलस को चाहेगा उसको डिप्रेस कर देगा। तो ये इस तरह से रिले सेंटर का काम करता है। एक छोटी सी मक्खी का स्टिमुलस जा रहा था, उसने उसको एग्जैचुरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था यार इस मक्खी का मेरे जिस्म पे बैठना है, चेहरे पे बैठना, चेहरे पे मुझे आदत नहीं है किसी चीज के टच होने की, सही है। तो इसलिए वो इरिटेट होगा और उसको मारना शुरू कर देगा, और बजाय उसके कि वो जो टच स्टिमुलस आ रहा है उसकी पूरी बॉडी से वो उसको डिप्रेस कर देगा, क्योंकि ऑल अराउंड द बॉडी कपड़ों ने जिसम से टच होना ही है, या वो जिस चेयर पे बैठा है उस चेयर ने उसकी बॉडी से टच होना ही है, तो वो उसको इरिटेट नहीं कर रहा। ठीक हो गई बात? And when you talking about limbic system is further divided into, it is categorized into further three components, and those three components have different structure and different functions. Let's talk about the first element of limbic system. It is hypothalamus. This hypothalamus is actually it helps to maintain homeostasis इन द बॉडी। ये क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन बात कर रहा हूँ, एज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बात नहीं कर रहा। हाइपोथैलेमस एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन क्या कर रहा है? इट इज रेगुलेटिंग योर थर्स्ट। थर्स्ट सेंटर बना हुआ इसमें, हंगर कंट्रोल हो रही है यहाँ से, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है यहाँ से, है ना, होम्योस्टैटिक सेंटर है ये, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है यहाँ से। दिस हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पांसिबल टू कंट्रोल योर सेटाइटी। सेटाइटी क्या होती है कि भाई जब खाना खा रहे हो, भूख लग रही थी, खाना खा रहे थे, भूख खत्म हो गई, कैसे पता चलेगा? योर ब्रेन विल लेट यू नो दैट यू आर डन विद ईटिंग, you don't need further meal. Okay, that is also a part of hypothalamus. So osmoregulation यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिर एक एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है यार, वो किस चीज के वाले से? वो ये कि हाइपोथैलेमस एक पार्ट हो गया, और हाइपोथैलेमस के अलावा हमारे पास दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है हिप्पोकैम्पस। When you're talking about the hippocampus, you need to know that this part actually makes long term memory, because it converts from short term memory टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मैं इसमें आपको एक मजे क्या बताता हूँ कि भाई लेट सपोज आप जा रहे थे गाड़ी के ऊपर, आपने देखा कि यार सामने जो है एक बाइक वाला जा रहा है, और आपकी गाड़ी का जो है वो हल्का सा जो है उससे बाइक वाले को लग गया, सही है, टच हो गया, गिरा नहीं वो, बट वो संभल गया, एंड ही जस्ट वेव्ड एट यू, यू वेव्ड एट हिम, एंड द स्टोरी गोज ऑन। उसी के बदले तुम ऑब्जर्व करो, यू वर गोइंग ऑन योर कार, एंड बहुत एक बड़ा सा रश लगा हुआ था, a very dramatic condition है, and you just passed by, you just saw that there was a bike rider who was actually badly crushed, and like by a huge truck or some trawler kind of thing. In at the very last moment of his life, you saw his face. कौन सी चीज ज्यादा याद रहेगी? वो एक छोटा सा एक्सीडेंट या वो एक मेजर एक्सीडेंट? ऑब्वियसली मेजर एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्टिमुलस ज्यादा स्ट्रांग बनाया। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि जिसका जैसा स्टिमुलस होता है उसकी वैसी स्टोरेज करवाता है, सही है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या मिडिल मीडियम में किसी टर्म के लिए, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ें पे कंसंट्रेट करना मुश्किल है, ये है वो है वगैरह वगैरह, बिकॉज one of the reason is that when you're in your very relaxed form, when you're in your very much comfort zone, तब भी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब उस वक्त के हवाले से हो सकता है जल्दी से याद हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी बात, ठीक है।
And then even there are people who make, you can say that, who make picture memories, जो कि जो जैसा एक दफा देखते हैं उनको वैसे ही एज इट इज एक ही दफा देखने में याद आ जाता है. So they have a strong hippocampus. So I was telling you about the functions of hippocampus. Then we have got another structure in the limbic system that is known as amygdala. It is actually amygdalus. amygdala सारा टर्म हो जाएगी, ये amygdala ही कर लेते हैं, amygdala. ओके, अमाइगडालस जो स्ट्रक्चर है ना, मेनली उसको वहां से टर्म निकाल के ये टर्म बनाया गया है. अमाइगडालस जो है एलमंड को कहते हैं, बादाम को. अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बादाम जैसा होता है शेप में ना, समवॉट लाइक दिस, ऐसा होता है कुछ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और बादाम लाइक स्ट्रक्चर, अमाइगडालस नाम दे दिया गया है इसको. सही है. अब बात ये है कि भाई इसमें क्या होता है. अमाइगडालस एक्चुअली कंट्रोल्स सेक्सुअल arousal. This amygdalus is also responsible for controlling your emotions. Okay, how happy you are, how sad you are, that is actually controlled by amygdalus. The facial expressions that are generated by your emotions are a different sort of thing that is controlled by a nerve, but the internal emotions are actually controlled by amygdala, and the sexual arousal is also controlled by amygdala for both male and female. When you talk about the limbic system यहीं तक है. Diencephalon complete हुआ हमारा और telencephalon complete हो गया हमारा. We need to move towards the midbrain and the hindbrain. Okay, so let's just talk about the midbrain first. But when you talk about midbrain के अंदर से जिस चीज की नर्व आ रही है वो उसी चीज को कंट्रोल करेगा. midbrain mostly controls movement of eye, और सिंपली यू कैन से मूवमेंट ऑफ आई बॉल. इसमें क्या होता है कि भाई आपके पास दो तरह की मूवमेंट आ रही होती है. एक होती है गेजिंग मूवमेंट और दूसरी होती है आपके पास रैंडम मूवमेंट. ये कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है. मिड ब्रेन के अंदर एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन. ये सिर्फ मिड ब्रेन तक नहीं होता, मिड ब्रेन से निकल के नीचे पॉन्स की तरफ भी जा रहा होता है. रेटिकुलर फॉर्मेशन में आपको मैं बताता हूँ, रेटिकुलर फॉर्मेशन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग स्लीप इन योर बॉडी. ठीक है. Let's talk about hindbrain. Hindbrain has got again 3 divisions. एक होता है आपके पास pons, एक होता है आपके पास cerebellum और एक होता है आपके पास medulla oblongata. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स का काम होता है टू कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशंस. मैंने आपको बताया अमाइगडाला आपकी इमोशंस कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं करता. फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ से कंट्रोल हो रहा है. फिर आपके पास आ जाता है सेरिबैलम. वो सेरिब्रम था, ये सेरिबैलम है. सेरिबैलम क्या कंट्रोल करता है? आपकी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है. आप आंखें बंद करके भी लेट जाएंगे, आपको पता चलेगा आप किस पोजीशन में लेटे हुए हैं, या आपका हाथ कहाँ है उस वक्त और आपका पाँव कहाँ है. आप देख तो नहीं रहे लेकिन आपको पता चल जाएगा इस बैलेंस कैसे हो, जो कि सेरिबैलम परफॉर्म करता है. और सेरिबैलम कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की मूवमेंट्स एक बड़ा अच्छा टर्म है इस चीज को समझाने के लिए. किस तरह से कंट्रोल करता है? भाई देखो, जिस वक्त तुम चल रहे हो तो तुम्हारा राइट पाँव अगर आगे गया तो उसी वक्त लेफ्ट पाँव आगे नहीं जाएगा. अगर दोनों पाँव एक साथ आगे चले गए अव्वल तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश करी भी तो गिर जाओगे. कौन नहीं करने देता? ब्रेन नहीं करने देता. यही होता है कि जब ब्रेन डिसोरिएंटेड हो जाता है तो लोगों का चलना गेट या गेटिंग मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है. सही है.
फिर बात करते हैं हम लोग मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की। बड़ा इंपॉर्टेंट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, थोड़ा सा एक पैटर्न में समझा रहा हूँ इसकी 3 डायग्राम्स के जरिए से, वो समझना। हार्ट कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन कंट्रोल कर रहा है, इन सबके इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म्स कंट्रोल कर रहा है। हार्ट में क्या क्या आ गया? हार्ट रेट, पंपिंग ऑफ हार्ट, कार्डिक आउटपुट वगैरह वगैरह। लंग्स में क्या आ गया? ब्रीदिंग रेट, कितना एयर अंदर आया है, कितना अंदर से बाहर गया, कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, और डाइजेशन। यार ये बेसिक से मैकेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री तौर पे हो रहे होते हैं। सही है, तो ये सारे के वाइटल इनवॉलेंट्री फंक्शंस कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल है। सवाल क्या है? आप लोग जवाब दे देंगे, मैं सवाल पूछूं? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा अभी तक। शुड आई आस्क यू गाइस द क्वेश्चन और नॉट? ओके अमर, तुम्हें क्लियर है? शुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? ओके ओके ओके, अच्छा जी चलो। एक बात है, सिंपल सी बात है, बड़ा फिनोमिनल सी बात है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को डेथ सेंटेंस मिलती है, फांसी दी जाती है, फांसी जब देते हैं तो जो डेथ होती है, what is the main cause of death when you hang a person in a death sentence? Why a person die during asphyxiation? थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सनान इसका मतलब? नहीं, लॉस ऑफ ब्रीदिंग तो है। लॉस ऑफ ब्रीदिंग हुआ, उसकी वजह क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डजंट रीच द ब्रेन। क्यों नहीं पहुंच पाता है अहमद? ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, अगर तो क्यों नहीं पहुंच पाता? Suffocation of windpipe, and then something breaks in the brain. Okay, blast हो गया अंदर, हाँ दूहा। बट ओके, नर्व्स दब जाती हैं, आएगा। हुबा ने गैस किया, हुबा ने बोला यार ये कोऑर्डिनेशन में क्यों पूछा है सवाल, सर ने थोड़ा सा रिलेशन जनरेट करते हैं। हाँ चलो, नर्व्स जैसा कुछ दब जाता है या टूट जाता है या कुछ होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। The veins and the arteries get blocked. No, वेन्स चलो हो भी जाएंगी, आर्टरी ऐसी होती है कि आसानी से आप उसको रोक नहीं सकते इतनी आसानी से। समथिंग सेरिब्रल टू द ब्रेन। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या। जब आपने, अच्छा आपने ऐसा मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, जब किसी को फांसी देते भी हैं तो क्या होता है सिलसिला। तो लेट सपोज अगर ये बंदा है, अच्छा सा बंदा है, बेचारे को फांसी दे रहे हैं, ये रस्सी है। ये जो रस्सी होती है ना, इसके साथ एक बड़ा सा नॉट लगा हुआ होता है। ये सामने नहीं रखते नॉट, ये पीछे नहीं रखते, ये आगे नहीं रखते, ये साइड में रखते हैं लिटरली। ये रीजन है, या ये रो रहा है, खुश नहीं है। तो ये लिटरली रखने का मकसद क्या होता है? फॉलो करना मेरी बात को, ये आपके उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो नॉट बनाते हैं ना बड़ा सा, इसको लिटरली रखते हैं क्यों? ताकि जब ये खिंचे, ये गिरेगा, जब ये खिंचेगा तो इसकी गर्दन में आ जाएगा जर्क। सही है, इसकी गर्दन में क्या आया? इसकी गर्दन में आता है जर्क, और उस जर्क की वजह से इसकी डेथ होती है। सही है, उस जर्क की वजह से इस बेचारे की हो जाएगी
death. So yeah. Now the thing is, what I want you guys to learn over here is, ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब होता है क्या, ये सब इसलिए होता है कि जब फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है ना, उसके अंदर एक सेकंड वर्टिब्रा का नॉच फिक्स हुआ हुआ होता है, एटलस और एक्सेस का। तो जो एक्सेस पार्ट है ना, ये यहाँ से टूट जाता है, और ये टूट के इसका एक नॉच होता है जो कि ऊपर जाके हिट करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा को। मेड्यूला ऑब्लंगेटा होगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बंद, रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद, डाइजेस्टिव सिस्टम बंद। डाइजेशन अभी जरूरत भी नहीं है, अभी फांसी पे लटक रहा है बेचारा, सही है। रेस्पिरेशन बंद हुई तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हुई, हार्ट रेट गया तो ब्लड सप्लाई बंद हो गई। जब ब्लड सप्लाई बंद हो गई ब्रेन को, तो ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग, other systems, other organs, even the supply of the heart from like through the coronary artery, that's also stops, and it causes death ultimately. So the medulla oblongata is the part which is actually hit. ये कहते हैं ना अक्सर कि कभी किसी को एक दफा फांसी दो तो वो बच जाए तो फिर दोबारा फांसी नहीं दी जाती है, सही है। या अगर किसी को सजा ही इस तरह से लिखी गई हो, टू बी हैंग टिल डेथ, तो उसको बार बार फिर लटकाया जाता है जब तक, क्या होता है, कभी कभार आपने लटकाया, जर्क नहीं लगा, उसने अपनी गर्दन ऐसे फंसा ली, कुछ किया वगैरह वगैरह, जर्क नहीं लगा, तो ये जो पहली बोन होती है ये नहीं टूट पाती। तो ये सिलसिला होता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रेन के बाद। ब्रेन समझ में आ गया होगा होपफुली आप सबको। हाँ जी, तो ब्रेन के बाद वी हैव गॉट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जगह है, थोड़ी है, काफ़ी है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं ताकि we won't be facing any problem because of it. Actually, when you're talking about spinal cord, you need to understand the pattern the spinal cord is making inside it. ब्रेन में भी इस तरह के पैटर्नाइजेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ गया। जब आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हो, ये टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग मी, तो हमें बात करनी पड़ेगी ग्रे मैटर की और वाइट मैटर। आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं ना? ओके गुड यार, गुड 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 गुड, फॉलो करते रहना गाइस। ब्रेन में भी होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर, मैं अभी समझाऊंगा उसको, पहले स्पाइनल कॉर्ड का बताऊं। हमने स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए यहाँ से कट किया स्पाइनल कॉर्ड, सही है, और अब कट करने के बाद हम उसको वहीं से ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि हमें पता चल जाए कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्चुअली है क्या। सो व्हाट वी गॉट टू नो ओवर हियर इज दैट देयर इज ग्रे मैटर एंड देयर इज वाइट मैटर। भाई जो मैंने येलो से मार्क कर दिया दैट इज ग्रे मैटर, और जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है दैट इज एक्चुअली द वाइट मैटर। इस ग्रे मैटर के अंदर एक अदद आपके पास होल टाइप का सा भी होता है जो कि सेंट्रल कैनाल कहलाता है, और मैं आपको समझाता हूँ ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है क्या है। ग्रे मैटर is actually the most of the where the most of the axon terminal are synapting or forming synapse with the dendron,
and it is also dark due to the soma. सोमा की वजह से भी ये डार्क हो जाता है. दूसरी तरफ आ गया आपके पास वाइट मैटर. यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे एक्सॉन फाइबर्स मौजूद हैं, उनकी माइलिन शीट मौजूद है, इसलिए ये दिखने में जो है वो इस तरह के. सही है. बीच में आ गया स्ट्रक्चर सेंट्रल कैनाल का. ये सेंट्रल कैनाल कैरी करती है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ये फ्लूइड वो है जिसमें हमारा ब्रेन तैर रहा है. यार ये जो तुम्हारा ब्रेन है ना, यार एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूँ. ये पूरा 3 लेयर से सराउंडेड है. सही है. पहली लेयर है इसमें दिस हैड गॉट 3 लेयर्स. पहली लेयर होती है इसके अंदर जो सबसे बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं. सही है. तो पहली लेयर होती है इसमें ड्यूरा मैटर. दूसरी लेयर होती है इसमें एरेक्नोइड मैटर. एरेक्नोइड मैटर के अंदर और तीसरी मैटर जो कि पाया मैटर, इसके अंदर पाया मैटर कह लो उसको, पिया मैटर को. पिया अच्छा टर्म है, पिया मैटर. सही है, स्पेलिंग है ऐसी. तो पिया मैटर एरेक्नोइड मैटर के दरमियान में होता है गैप, एंड दैट गैप इज नोन एज सब एरेक्नोइड गैप, एंड दैट गैप आल्सो कैरी द फ्लूइड कॉल्ड CSF, द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तुम्हारा ब्रेन इसमें तैर रहा है. तुम्हारे ब्रेन का वजन जो है ना बेटा, भारी माशाल्लाह से आपका ब्रेन होता है 1.5 kg. सही है. लेकिन जब फ्लोट कर रहे हैं तो अब थ्रस्ट की वजह से इसका वजन हो जाता है 0.5 kg, मतलब 450 ग्राम तक हो जाता है. अब बात ये है कि कोई फोन कर रहा है और 1 मिनट देना गाइस, प्लीज आई हैव टू गेट दिस कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. असल में ये स्कैन्स के हवाले से रेट्स का तो नहीं पता. हाँ अलबत्ता ये है कि आपको जो अच्छे रेट के ऊपर मिल जाएगा उसके लिए आपको पहले रेट पता करने पड़ेंगे. अदरवाइज सारी हॉस्पिटल्स में हो रहे होते हैं स्कैन्स ना. तो अच्छा, तो आप ज़ियाउद्दीन और लियाकत का भी पता कर लें. और इनफैक्ट ये मामजी हॉस्पिटल है वाटर पम्प पे, यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं. ये लोग भी MRI रेजोनेंस सारी इमेजिंग करते हैं. इनकी अच्छी भी होती है, मैं खुद मतलब इनके रिपोर्ट्स देखे हुए भी हैं. अच्छे होते हैं. ठीक है. किस हवाले से? सरफराज. हाँ 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 हाँ. आई गेस सो, यही था फिर तो. अलग अच्छी, बस क्लास ले रहा था. नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़. अरे भाई ये कोई अच्छा ये अनम्यूट हुआ है, सॉरी गाइस. अच्छा, तो हमारे जो ब्रेन है दैट इज एक्चुअली 1.5 kg इन वेट, बट बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स हमें फील होता है सिर्फ हाफ kg का. अब ये चीज जो है ना, अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा इसके हवाले से बताऊं, गाइड करूं कि यार यहाँ पर भी तो हमारे पास जो है वो 3 लेयर्स आ रही है. तो क्या स्पाइनल कॉर्ड भी कवर्ड होती है? यस, आवर स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड विद स्पाइनल कॉर्ड. यस, the spinal cord is also covered with these 3
लेयर्स, इन 3 लेयर्स का नाम है ना भाई बाकायदा। इन 3 लेयर्स को हम लोग कहते हैं मेनेंजिस। और मेनेंजिस की अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है जो कि क्राउडेड एरिया में जाने से होता है, जैसे कि अक्सर आप जो है कभी अगर आपका जाना हो हज पे या आगे चल के कभी जाएं तो हज पे जाने से पहले या अरबईन पे जाने से पहले या इस तरह के किसी बड़ी गैदरिंग में जाने से पहले कहते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें। सही है, तो ये कहलाता है आपके पास मेनिनजाइटिस। ठीक है, यस अदुआ, इट्स कॉल्ड मेनिनजाइटिस। अच्छा जी, तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग बिफोर कमिंग टू द अदर टॉपिक। मैंने तुम लोग को थोड़े से कुछ डिसऑर्डर्स के हवाले से बताना चाह रहा था। आई थिंक आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्पेस फॉर दैट। कौन गया भाई? ये रहा। ओके, तो जो पहला डिसऑर्डर आई नीड टू डिस्कस विद यू गाइस इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है? आसान अल्फाज में बताऊं तो इसको कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना। समझ रहे हैं भाई आप लोग? तो एपिलेप्सी में क्या होता है? इट इज ओवर स्टिम्युलेशन ऑफ a group of neuron which are stimulated due to any specific stimulus। मेरी का दौरा पड़ना। सही है, तो उस ओवर स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो रहा है? उस दौरे को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कन्वर्जन्स। सही है, विद सीजर्स और विदाउट सीजर्स। दौरा पड़ना कन्वर्जन, दौरे पड़ते वक्त झटके पड़ना, दौरे पड़ते वक्त झटके पड़ना। सीजर्स क्या लिखा है बेटा होगा? So what you have written for the central part that is in between, for what central part of what, like what are you asking? मैं कुछ मिस किया शायद। मतलब अपना सवाल थोड़ा सा क्लियर कर दो, मैं बताता हूँ उसका जवाब। और हम अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एपिलेप्सी के बाद एपिलेप्सी कैसे ट्रिगर होगी? येलो कलर से हो जाएगी एपिलेप्सी। किसी ने डांट दिया, एपिलेप्टिक सीजर आ गया। किसी ने जोर से हॉर्न कर दिया, ट्रैफिक का एकदम से शोर आ गया, फंस गए कहीं पे, उसकी वजह से हो जाता है। सही है, ग्रे मैटर में जो सेंट्रल पार्ट है वो, एक मिनट, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल जो है सेंटर के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैरी कर रही होती है। ठीक है, एक मिनट देना गाइस, होगी मेरे परफेक्ट। ओके जी, थैंक यू, नो इशू। चलो जी, एपिलेप्सी के बाद मैं बात करूंगा एक और डिसऑर्डर की। एक और डिसऑर्डर क्या है? एक और डिसऑर्डर हमारे पास आता है आफ्टर एपिलेप्सी, दैट इज नोन एज एपिलेप्सी, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी और Alzheimer, Alzheimer's disease। Okay, so when you're talking about the Alzheimer disease, so you need to know that Alzheimer disease, जब भी टर्म आए तुम्हारे सामने, तुम्हारे जहन में एक चीज आ जानी चाहिए, दैट इट इज लॉस ऑफ मेमोरी। भाई 40 प्लस एज के अंदर होती है, एयर्स ऑफ एज में। इसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी की टर्म को। लेकिन सिर्फ लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता ना, इसलिए पूरी डिजीज है, सिर्फ डिमेंशिया नहीं होता। आप लोगों ने मूवी देखी है नोटबुक? देखी होगी, फाइनेस्ट रोमांटिक मूवी नोटबुक, अगर देखी है, यस नो? आजकल आप लोग जवाब देने में काहिली सुस्ती दिखाते हैं। नहीं देखी तो बता दो, खैर हो गई। देखी है तो
जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा नहीं देखी तो देखना फिर जाके, एक नोटबुक है, बहुत पुरानी मूवी है, आई गेस 2012 की है, 2006-7 की ऐसे ही है कुछ। जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है, जेनेटिक कॉज भी है इसका, सही है, लेकिन ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, डिमेंशिया होता है इसके अंदर, भूल जाता है इंसान। पहले क्या होगा, शुरू में थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें भूलेगा, और उस छोटी छोटी सी चीजें भूलने की वजह से फिर इरिटेशन होगी, ठीक है, नोजिया होगा, ठीक है, एंगर, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा फिर क्या होगा, फिर सिवियरिटी की तरफ जाएगा, फिर इम्पोर्टेंट चीजें भूलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि रास्ता भूल गया, मैप डिसोरिएंटेशन हो गया, जैसे कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स भूल जाता है बंदा, अपनी जिंदगी के माँ बाप की शक्लें भूल जाता है, बीवी कौन है नहीं पहचान पाता, दूसरे लोगों को जो है वो स्ट्रेंजर अपने लोगों को जो है वो स्ट्रेंजर समझने लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है इसके अलावा हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन क्या होती है तो पता है ना आप लोगों को, है वो दिखाई देना, जो नहीं है वो सुनाई देना, दैट इज हेलुसिनेशन। इसके अलावा खौफ, डर में, दैट इज पैरानोइड डिल्यूजन। वो मुझे मार देगा, वो मेरे माल के पीछे पड़ा हुआ, मेरे पैसे लूटना चाहता है, गरीब बेचारा इंसान होगा लेकिन कहेगा आपसे आगे कंप्लेन कर देगा, फोन कर देगा में, मेरे बचा लो, वो लोग मुझे लूटने आ रहे हैं, सो एंड सो। मैंने अपने टाइम में अल्जाइमर्स के केसेस ऐसे भी देखे हैं कि आप खुद सोचे, सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आया हुआ है, बेचारा कितना गरीब होगा कि जो है वो वहाँ पे उसके घर वाले उसको छोड़ के चले गए थे, एंड ही वाज लाइक कि मेरी शिपमेंट्स गई हुई हैं समंदर में, पायरेट्स हैं कुछ, उनका ग्रुप है, पीछे लग गया। उसकी बातों से अंदाजा हो शायद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था वो बंदा, बट दैट इज व्हाट अल्जाइमर इज, ठीक। ट्रीट नहीं होता, सही है, मुश्किल होता है ट्रीट करना। एपिलेप्सी के आप सीजर्स रोक सकते हैं, सीजर जिस वक्त अटैक कर जाए, जिस वक्त कन्वर्जन आना शुरू हो जाए, आप उस वक्त उसको रोक सकते हैं एंटी कन्वल्सिव ड्रग देके। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग से रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इट्स नॉट ट्रीटेबल, पैरानोइड डिल्यूजन होना शुरू हो जाता है तो वो अपने भाई बहनों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार, अपने बीवी बच्चों से डरने लगता है, यार मुझे मार देंगे, ठीक है। और अल्जाइमर डिजीज के बाद फिर आपके पास आती है एक और डिजीज, दैट इज, ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। एक और कौन सा था बुक के अंदर, मैं नाम भूल गया यार इसका। अल्जाइमर था, एपिलेप्सी था, और पार्किंसन था। पार्किंसन की बात करते हैं ना जब, तो पार्किंसन के अंदर आपको बहुत ही वेरिएबल से सिम्टम्स मिलते हैं, थोड़े से डिफरेंट कह लो कि पैटर्न के सिम्टम्स मिलेंगे। और पार्किंसन एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ये भी +40 एज वाले लोगों में होगा, ट्रेमर्स मिलते हैं, राशा उर्दू में कहा जाता है ट्रेमर्स को, सही है, और गेट डिस्टर्ब हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे किसी को पार्किंसन है, आपने बोला भाई इधर आना, तो आपने उसको बुलाया, यू जस्ट कॉल दैट पर्सन जिसको पार्किंसन है, उस बेचारे के लिए अगर वो कहीं बैठा हुआ है तो उठकर लोकोमोट करना, मूवमेंट इनिशिएट करना बहुत मुश्किल है। और जब वो चल रहा है, अचानक से तुमने बोले भाई 1 मिनट रुको रुको रुको, फौरन से जैसे रोकते ना किसी, भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो भले वो कितना ही स्लो क्यों ना चल रहा होगा, वो क्योंकि गेट डिस्टर्ब है, छोटे छोटे कदमों से चलते हैं ऐसे लोग, झुक के चलते हैं, तो वो फिर भी गिर जाएगा अचानक से। आपको कभी किसी पार्किंसन के पेशेंट को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है।
तो गेट डिस्टरबेंस मिलती है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि यू ऑल्सो ऑब्जर्व अच्छा, ये तो वही हो जाएगा गेट डिस्टरबेंस, इम्प्रॉपर वॉकिंग, और फेशियल एक्सप्रेशन लॉस्ट हो जाते हैं। मैं भी सही अंग्रेज हो गया हूँ ना, फेशियल एक्सप्रेशन लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब यार अजीब अजीब लगता है मुझे ये। खैर चलो, द पर्सन एक्चुअली is like unable to stop the saliva to drool out of the mouth। तो उस वक्त क्या मिलेगा? अच्छा, गेट क्या है? गेट मतलब चलने के अंदाज को कहते हैं, किस अंदाज से कोई चल रहा है उसको गेट कहा जाता है, पैटर्न ऑफ वॉकिंग। सही है। और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा मिल गया, फिर क्वेश्चन चले गए, लॉस्ट हो गए। ठीक है। और काइफोसिस मिलता है। काइफोसिस क्या है ये पता है? बूढ़े लोगों को देखा होगा, दोज हु आर वॉकिंग विद स्टिक, या वॉकर से जो वॉक कर रहे होते हैं, सही, तो दे आर एक्चुअली वॉकिंग लाइक दिस। तो इस तरह से जो झुक के बंदा चल रहा होता है उसको कहते हैं काइफोसिस हो जाना। ठीक है। ये सब किस वजह से? पार्किंसन के। और पार्किंसन किस वजह से भाई? मेरे पार्किंसन की वजह तो पूछो। बेजल गैंग्लिया डैमेज हो जाता है। बेजल गैंग्लिया क्या बना के दे रहा था? डोपामीन बना के दे रहा था। डोपामीन क्या कर रहा था? डोपामीन गेट मैकेनिज्म और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा था। तो अब नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर पाएगा, फिर क्या होगा? फिर पार्किंसन हो जाएगा। ठीक है। ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल, डोपामीन दे दो। डोपामीन कैसे देंगे? लीवोडोपा की शक्ल में। लीवोडोपा इज अ ड्रग जो कि अब बॉडी में जाएगा तो डोपा अलग हो जाएगा, और डोपा जो अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, सिर्फ अमाइन ग्रुप ले लेगा उसका, और डोपामीन बन जाएगा। ठीक हो गया। The concept is hopefully clear, and I guess that's all about the disorders, the nervous disorders। और हमारे पास आ गया, अच्छा, डोपामीन degenerating cells, the cure was, the cure of what beta? Of Parkinson, levodopa is the name of the drug that is used, levodopa, for the treatment। Okay, चलो जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अच्छी क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास कल रखेंगे। आई विल अनाउंस द टाइम फॉर टुमारो। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।